गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल की क्लास में हमने एंथर और पोलन ग्रेन के कल्चर पर बात की थी कि एंथर और पोलन ग्रेन के कल्चर से हम किस तरीके से हैप्लॉइड प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो हम इन विट्रो कंडीशन के अंदर एंथर का कल्चर करके और पोलन ग्रेन का कल्चर करके माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक को यूज़ करते हुए हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हैप्लॉइड प्लांट हमारे पास में बन रहा है उस हैप्लॉइड प्लांट के अंदर जो स्पोर्स मदर सेल होती है और स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो हमारे पास में जो स्पोर्स बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड टाइप के ही बनेंगे। और ये जो हैप्लॉइड टाइप के स्पोर्स बनते हैं ये फर्टाइल नहीं होते हैं, ये स्टेराइल टाइप के होते हैं। तो आगे के लिए हम, क्योंकि स्टेराइल हमारे पास में स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इन्हें जर्मिनेट करवा करके हैप्लॉइड प्लांट तो बना पाएंगे, लेकिन उसका नेचुरली सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दे आर नॉट फर्टाइल। अगर वो फर्टाइल नहीं है तो वो आगे सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो हम माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक को यूज़ करते हुए इन्हीं हैप्लॉइड प्लांट्स के जो भी कल्चरिंग प्रोसेस हो रही है उसमें हम इन्हें हैप्लॉइड से डिप्लॉइड प्लांट में कन्वर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो डिप्लॉइडाइजेशन है किसी भी हैप्लॉइड सेल का। तो हम इस प्रोसेस को पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप के केमिकल का ज़रूरत होती है जिसे हम कॉल्चिसिन कहते हैं। और कॉल्चिसिन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि पॉलीप्लॉइडी के केस में हम कॉल्चिसिल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं जिससे हैप्लॉइड नंबर को हम डिप्लॉइड में कन्वर्ट करवा देते हैं। जब भी किसी प्लांट को कॉल्चिसिन से ट्रीट किया जाता है, हैप्लॉइड प्लांट को, तो जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो ये स्पिंडल फाइबर्स का जो मूवमेंट होता है, उन स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू जो क्रोमेटिड्स के मूवमेंट होते हैं उसे ये कंट्रोल कर लेता है और उसे ये कंट्रोल करके जो हैप्लॉइड स्टेज है उसको डिप्लॉइड स्टेज में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि क्रोमेटिड्स का मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो उनका सेपरेशन नहीं होगा, और जब सेपरेशन नहीं होगा तो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड इजीली बनाया जा सकता है, उसका डुप्लीकेशन किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं डिप्लॉइडाइजेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल। यहाँ पर जो हमारी कल की क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी एंथर और उस एंथर के कल्चर को लेकर के। तो जब एंथर का कल्चर हमने कल्चर मीडिया पर, एंथर का ट्रांसफ़र जब हमने कल्चर मीडिया पर किया था जिसे हमने इनोक्यूलेशन का प्रोसेस कहा था, उस इनोक्यूलेशन के प्रोसेस में जब हम अगार मीडियम के अंदर इस एंथर को ट्रांसफ़र करते हैं तो 6 to 12 जो कि इंडक्शन पीरियड होता है, उस इंडक्शन पीरियड के अंदर इस एंथर में जो भी साइटोप्लाज्म और राइबोसोमल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसे कल्चर मीडिया पे ट्रांसफ़र कर दिया है तो ये कंटिन्यू डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है और डिवीजन करने के साथ ही ये साइटोप्लाज्म और राइबोसोमल स्ट्रक्चर को बनाने लग जाता है। इसका मतलब है कि इसमें डिवीजन स्टार्ट हो गया, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इससे हमने जब इनोकुलेशन का प्रोसेस किया है, इसे कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र किया है, तो इसने सेल डिवीजन के थ्रू कैलस फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो कैलस बन रहा था उससे मास, मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना, तो उससे क्योंकि हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवा रहे हैं तो यहाँ पर एम्ब्रॉयड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि हम यहाँ कंप्लीट प्लांट बनाना चाहते हैं, हम एक पर्टिकुलर पार्ट को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का मेथड फॉलो किया है जिसमें हमने इनोकुलेशन का प्रोसेस करा, अगार मीडियम पर ट्रांसफ़र किया है। ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमारा कैलस बना है उस कैलस के अंदर हमने एम्ब्रियोइड्स का फॉर्मेशन करवाया। जब एम्ब्रॉयड्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा कैलस पार्ट है वो रूट और शूट में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो जब शूट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी राइजोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हुई है लेकिन कॉलोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया है, तो जब शूट में डेवलपमेंट हो जाता है तो इस प्लांटलेट को हम ट्रीट करवाते हैं कॉल्चिसिन से, क्योंकि अभी तक जो प्लांट बना है वो हैप्लॉइड टाइप का ही था। तो राइजोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम इसे
ट्रीट करवा देते हैं कॉल्चिसिन से, और कॉल्चिसिन से जब ट्रीट करवाते हैं उसके बाद हम ऑक्सिन का परसेंटेज बढ़ा करके राइजोजेनेसिस का प्रोसेस करवाते हैं। तो कॉल्चिसिन से जब ट्रीट करवाया है तो कॉल्चिसिन क्या करेगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स का मूवमेंट था क्रोमेटिड्स के सेपरेशन के टाइम पर वो उस मूवमेंट को कंट्रोल कर लेगा, जिससे क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं होंगे और यही हैप्लॉइड पार्ट जो है वो डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट से हैप्लॉइड प्लांट से डिप्लॉइड प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जो डिप्लॉइड प्लांट बनेगा उसके अंदर जो फ्लावर बर्ड्स हैं उस फ्लावर बर्ड्स में डिप्लॉइड पार्ट प्रेजेंट होगा, डिप्लॉइड वो स्ट्रक्चर होगी। तो इस तरीके से हम एक हैप्लॉइड प्लांट के एंथर को लेकर के, यानी एक एंथर पार्ट लेकर के हैप्लॉइड पार्ट, उससे हम एक कंप्लीट डिप्लॉइड प्लांट का डेवलपमेंट करवा सकते हैं। इसके साथ ही कुछ वेरिएशंस पाए जाते हैं, क्योंकि नेचुरली तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो कुछ यूज़फुल वेरिएशंस जो होते हैं उन यूज़फुल वेरिएशंस को हम डिफरेंट माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक के थ्रू इन वेरिएशंस को हम क्रिएट करवाते हैं। इसे हम कहते हैं गैमेटोक्लोनल वेरिएशन। इस तरीके से हम एक हैप्लॉइड प्लांट से डिप्लॉइड प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाथवे डेवलपमेंट ऑफ पोलन एम्ब्रियो। देखिए यहाँ पर जो पोलन एम्ब्रियो बन रहा है इसका मतलब है कि पोलन ग्रेन के कल्चर करने के बाद में हम उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवा रहे हैं, जिसे हम एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट भी कहते हैं। इस एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट में डिफरेंट पाथवे वर्क करते हैं कि अलग अलग तरीके से भी जो पोलन ग्रेन का कल्चर हो रहा है तो वो अलग अलग तरीके से सेल डिवीजन होने के बाद में हम डिफरेंट पाथवे को लेते हुए लास्ट में जो हमारा पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर्स है, उनको डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस या इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस या एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस, इन तीनों ही प्रोसेस के थ्रू नए प्लांटलेट का डेवलपमेंट करवा सकते हैं, नए स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हम करवा सकते हैं। देखिए इस मेथड में क्या होगा, हम डिफरेंट पाथवे को फॉलो करेंगे। ये है हमारा माइक्रोस्पोर्स, या जिसको हम कह रहे हैं जो हमारा पोलन ग्रेन वाला पार्ट है, पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर्स। अब इसमें पाथवे 1, पाथवे 2, पाथवे 3 और पाथवे 4। जो हमारा फर्स्ट पाथवे है इसमें हमने सिमेट्रिकल डिवीजन करवाया। सिमेट्रिकल मतलब इक्वल डिवीजन। इक्वल डिवीजन होगा तो क्या होगा, दो समान आकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा, सिमिलर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर सिमिलर सेल का फॉर्मेशन होता है और ये सिमिलर सेल का फॉर्मेशन से दो तरीके की सेल बनेगी और ये दोनों ही सेल जो है वो आगे कंटिन्यू डिवीजन करके माइक्रोस्पोर्स जो है मल्टी सेलुलर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट करती है। तो पाथवे 1 के अंदर क्या होगा, सिमेट्रिकल डिवीजन होगा, समान विभाजन होगा और सिमेट्रिकल डिवीजन होने से इक्वल टाइप ऑफ सेल का फॉर्मेशन होगा। यही दोनों सेल आगे चल करके मल्टी सेल्यूलर पोलन ग्रेन बनाएंगे। सेकंड पाथवे जो है उसमें हमारा असिमेट्रिकल डिवीजन होगा। एसिमेट्रिकल डिवीजन मतलब अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन होने से क्या होगा, दो तरीके की सेल बनेगी, एक का सेल साइज बड़ा होगा, दूसरे का सेल साइज छोटा होगा। तो यहाँ पर जो बड़ी सेल साइज बनी है वो वेजिटेटिव सेल कहेंगे और दूसरी जनरेटिव सेल है। ये जनरेटिव सेल जो है या तो वो आगे जाकर के डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी और कंप्लीट डिवीजन जो होगा वो वेजिटेटिव सेल से ही होगा। तो कंटिन्यू ये मल्टी डिवीजन करेगी और मल्टी डिवीजन करने के बाद में एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। पाथवे 3 जो है यहाँ पर भी एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा। एसिमेट्रिकल डिवीजन होने के साथ में अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन होगा। जो यहाँ अनइक्वल सेल बनेगी, यहाँ पर तो देखिए वेजिटेटिव सेल फंक्शनिंग कर रही थी, यहाँ पर जो स्मॉल साइज का सेल है, यहाँ पर बड़ी सेल जो थी उसने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर स्मॉल साइज का जो सेल है जिसे हम जर्म सेल कहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ और यहाँ पर ऐसा क्यों, उसके पीछे रीज़न ये कि अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग मेंबर्स में ये वेरी करता है कि किसका हमने पोलन ग्रेन सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर जो हमने पोलन ग्रेन लिया है उसमें जो छोटी सेल है जिसे हम जर्म सेल कहते हैं, यही जर्म सेल आगे कंटिन्यू डिवाइड करेगी। देन पहले वो वर्टिकली डिवीजन करेगी, देन वो ट्रांसफरली डिवाइड होगी और मल्टीपल सेल बना लेगी।
वेजिटेटिव सेल यहाँ पर डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। लास्ट पाथवे जो है उसमें भी हमारा एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा। एसिमेट्रिकल डिवीजन होने से अनइक्वल सेल बनेगी, और जो अनइक्वल सेल बन रही है यानी एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल, ये दोनों ही सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो दोनों में ही कंटिन्यू डिवीजन हो रहा है, और कंटिन्यू डिवीजन होने से मल्टीपल सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक जब ये फोर जो चारों पाथवे हैं, उन चारों पाथवे के फॉलो होने से, कंटिन्यू चलने से इस तरीके की मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, मल्टी सेलुलर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। देन यहाँ पर एक पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। जब ये मल्टी सेलुलर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है तो आपको पता है कि पोलन ग्रेन के चारों तरफ जो है, जो हमारे मल्टी सेलुलर उस पे के चारों तरफ एक पोलन वॉल प्रेजेंट होती है। पोलन वॉल जो है, यही पोलन वॉल जब रप्चर होती है तो उससे प्री डिसाइडेड होता है कि कौन सा पार्ट जो है, यानी जर्मिनेशन जब भी होता है, जो स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है, वो जर्मिनेशन जब होगा तो उस जर्मिनेशन में ये प्री डिसाइडेड होता है कि कौन सा पार्ट जो है वो रेडिकल पार्ट बनाएगा और कौन सा पार्ट प्लूम्यूल पार्ट बनाएगा। यहाँ पर हमारा एक पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, जिसमें जो एक्साइन पार्ट रप्चर हो रहा है, जो पोलन वॉल सेपरेट हो रही है, तो जहाँ पर पोलन वॉल का जो अटैचमेंट है वो इस पोलन सैक से है, वहाँ वो वाली सेल्स जो होंगी वो रेडिकल का डेवलपमेंट करती है, वो रूट वाले पार्ट का डेवलपमेंट करेगी। और जिस पार्ट से ये रप्चर हुआ है, पोलन वॉल हटा है, उस पार्ट की जो सेल्स हैं वो प्लूम्यूल पार्ट का फॉर्मेशन करती है। तो ये पोलैरिटी के लिए सबसे बढ़िया कंडीशन होती है जब पोलन वॉल का सेपरेशन हाफ हुआ है। तो जो पोलन वॉल हट रही है, जिस जगह से हटेगी वो पार्ट तो प्लूम्यूल रीजन का डेवलपमेंट करेगा, और जहाँ पे वो कनेक्टेड है वो पार्ट रेडिकल रीजन का डेवलपमेंट करता है। यहाँ पर पोलैरिटी के कारण एक स्पेशल एक्टिविटी होती है जिसमें जो प्लूम्यूल पार्ट है ये पोटेशियम आयन को एंटर करवाता है। पोटेशियम आयन यहाँ पर प्लूम्यूल रीजन से एंटर करते हैं, और रेडिकल रीजन से हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर की तरफ जाते हैं। यानी एक इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पर वर्क करता है जो कि पोलैरिटी के कारण होता है। तो एक इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है यहाँ पर, पोटेशियम आयन का अंदर आना और हाइड्रोजन आयन का बाहर निकलना। तो ये पोलैरिटी के कारण होता है, जिसके साथ बाद में जाकर के कैलस का फॉर्मेशन, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है कि यहाँ पर रप्चरिंग होगी, देन कैलस बनेगा, कैलस के साथ में ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, यानी रूट और शूट का डेवलपमेंट होगा, और कंप्लीट स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारा प्लांट है उसका डेवलपमेंट होगा। ये भी हो सकता है, और या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस हो सकता है, जो कि हमारा ग्लोब्यूलर है, और उसके साथ में ये कॉर्डेट पार्ट डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो का कॉर्डेट स्ट्रक्चर है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, इनको कंप्लीट करते हुए इस कॉर्डेट स्ट्रक्चर से ही कंप्लीट स्पोरोफाइट प्लांट का डेवलपमेंट होगा। तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हमारे पास में हैप्लॉइड पार्ट से एक कंप्लीट प्लांटलेट का डेवलपमेंट होता है थ्रू कैलस फॉर्मेशन। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस थी उसमें हमने हैप्लॉइड प्लांट से डिप्लॉइडाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू एक डिप्लॉइड प्लांट में उसे डेवलप कर लिया है। अब अगर हम बात करते हैं कि इस हैप्लॉइड प्लांट्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इम्पॉर्टेंस ये है कि एक तो कम टाइम के अंदर हम जो है इस प्रोसेस को करवा सकते हैं, जिससे हम हैप्लॉइड प्लांट को बना सकते हैं। लेकिन ये नेचुरल पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसे इनविट्रो कंडीशन में करवा सकते हैं। सेकंड, क्योंकि आपने देखा होगा कि एंजियोस्पर्म्स का जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी लंबा चलता है, गैमेटोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज, देन जाइगोट का डेवलपमेंट, तो काफ़ी लंबा फेज हो गया जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक पार्ट को लेकर के, जैसे हमने यहाँ पर पोलन ग्रेन ले लिया, एंथर ले लिया, उसके थ्रू हम कम टाइमिंग में इनसे हैप्लॉइड प्लांट्स का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही हम जो एक अच्छी क्वालिटी वाले प्लांट्स का सिलेक्शन करके उसके थ्रू हम हैप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं। हमारे पास में जो क्वालिटी आएगा वो बहुत ही अच्छे प्लांट्स की होगी। साथ ही हम जो कल्चर मीडिया पर
जो कैलस फॉर्मेशन करवा रहे हैं उस कैलस फॉर्मेशन में जो म्यूटेशन का प्रोसेस है, बायोकेमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स हैं, हम उन कैलस के अंदर करवा सकते हैं ताकि हम लैब में भी कुछ अच्छा नया बना सकें, लैब में अच्छी चीज़ों को प्रोडक्शन कर सकें। कम टाइम के अंदर है, हमारे जो पेरेंट्स बनेंगे वो भी हमारे होमोजाइगस टाइप के होंगे, जहाँ पर जैसे अभी हमने डिप्लॉइड बनाया हैप्लॉइड प्लांट से हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो हमारे पास में पेरेंट्स बनेंगे वो भी हमारे पास बिल्कुल प्योर ही होंगे और वो हम बहुत ही कम टाइमिंग के अंदर उनका फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे हैप्लॉइड प्लांट्स के इम्पोर्टेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।